हेलो दोस्तों। उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री से तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और गुण धर्मों में आवर्तीता। और इसमें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था बेटा आयनिक त्रिज्या के बारे में। साथ में आयनिक त्रिज्या के ऊपर जो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो भी हमने देखे थे। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने करे थे, डिटेल में बात की थी। टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था बेटा, वो जरूर पढ़ना टॉपिक, क्योंकि वो एग्जाम में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव के बारे में, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। साथ में बात करेंगे आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, और हम बात करेंगे बेटा आयनन एंथैल्पी का क्रमिक परिवर्तन मतलब आवर्तीता। फिर हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, साथ में नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक पर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से सन में क्वेश्चंस आए हुए हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, आप सब जानते हैं इस टॉपिक के बारे में कि एग्जाम में 100% आता है। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, कोशिश करेंगे इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कराएं आपको। वैसे तो हर टॉपिक ही हम अच्छे से क्लियर करा रहे हैं, लेकिन इसे और अच्छे से कोशिश करें कि चीजों को अच्छे से समझाया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बेटा। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव के बारे में। देखो तीन नाम से आ सकता है, आयनन ऊर्जा के नाम से आ सकता है, आयनन विभव के नाम से आ सकता है, या फिर आयनन एंथैल्पी के नाम से आ सकता है। इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर आयनन एंथैल्पी ज्यादा वर्ड यूज करूंगा, आयनन विभव के नाम से भी आ सकता है एग्जाम में, ये मत भूलना बेटा। अब क्या होता है आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव, क्या होता है, इसके तीन कॉन्सेप्ट है, उस पर ध्यान दो बेटा। पहली बात, मेरे पास जो परमाणु है, पहली बात परमाणु विलगित हो। विलगित परमाणु कैसा हो बेटा, विलगित, आइसोलेटेड। कि सर ये विलगित क्या होता है, समझाइए। अरे भाई समझ जाता हूं, विलगित मतलब अकेला, आइसोलेट, अकेला हो। अकेला जैसे वो किसी दूसरे से जुड़ा हुआ ना हो, बॉन्ड ना बनाए हुए हो किसी दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं HCl, क्या यहां पर हाइड्रोजन अकेला है क्या? नहीं है भाई, किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है? Cl के साथ। तो ये विलगित परमाणु नहीं है, ना Cl विलगित है ना हाइड्रोजन विलगित है। मैं आपसे कहूं बेटा अगर H2, क्या ये विलगित है? नहीं भाई, ये भी विलगित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है। मैं आपसे कहूं क्या यहां पर नाइट्रोजन विलगित है क्या? नहीं, नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है। तो विलगित की कंडीशन क्या है? विलगित की कंडीशन है भाई कि वो अकेला हो। वो क्या हो? अकेला हो। जैसे हाइड्रोजन, जैसे सोडियम, जैसे पोटेशियम, जैसे नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, अकेला है बेटा, किसी दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है। तो इन एटम को हम बोलते हैं विलगित परमाणु। तो पहली बात, वो अकेला होना चाहिए, वो किसी के साथ बॉन्ड बनाए हुए नहीं हो। पहली बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात गैसीय अवस्था में हो। कौन सी अवस्था में हो? गैसीय अवस्था में हो भाई, वो गैसीय अवस्था में हो। अगर मैं सोडियम की बात कर रहा हूं तो आप जानते हो सोडियम सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। तो पहले मुझे अगर आयनन विभव की बात करनी है, अकेला तो है बट ये गैसीय अवस्था में नहीं है, और अगर इसके आयनन विभव की बात करनी है तो पहले मुझे से सॉलिड से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले से सॉलिड से किस में कन्वर्ट करूंगा? गैस में कन्वर्ट करूंगा। इस पर लगेगा आयनन विभव का कंसेप्ट, इस पे लगेगा। इस पर आयनन विभव का कंसेप्ट नहीं लगेगा। मतलब समझ में आ रही है बात कि आयनन विभव के लिए हमारे पास जो परमाणु है वो किस अवस्था में होना चाहिए? गैसीय अवस्था में होना चाहिए। तीसरी बात, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। मतलब एक साथ एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। यानी कि परमाणु से एक बार में
एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी या जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी ऊर्जा को उसकी आयनन ऊर्जा कहेंगे। अब इसको समझो, अच्छे से समझो। मान लीजिए मेरे पास x कोई एटम है, विलगित है, गैसीय अवस्था में है, और मैं कह रहा हूं कि यहां से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये बाहरी कक्षा है, ये क्या है बेटा, बाहरी कक्षा। ध्यान से सुनना बेटा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे इस बाहरी की कक्षा में, इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण होगा, नाभिक का आकर्षण। मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। बस इस इलेक्ट्रॉन को, जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दूंगा, जितनी ऊर्जा दूंगा, उसी ऊर्जा को हम इसकी क्या बोलेंगे, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहेंगे। यानी कि किसी विलगित परमाणु के गैसीय अवस्था में एक बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसी ऊर्जा को उसकी आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आप। अब यहां पर दो बातें आपको और माइंड करनी है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना, अगर ये बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का लग रहा है आकर्षण, जिसे मैं Z इफेक्टिव बोलता हूं, तो अगर सोचने वाली बात यह है, अगर इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ ज्यादा होगी, नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे निकालना है तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो फिर इसका आयनन विभव ज्यादा होगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन पर इसका प्रभाव कम हुआ, यानी कि प्रभावी नाभिक आवेश कम हुआ, इस इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिक आवेश कम हुआ, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान होगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर नाभिक का आकर्षण ज्यादा है तो आयनन विभव का मान ज्यादा होगा, और अगर नाभिक का आकर्षण कम है तो फिर आयनन विभव का मान कम होगा। क्योंकि भाई अगर आकर्षण ज्यादा हुआ तो फिर इलेक्ट्रॉन को नाभिक ने पकड़ रखा है, मुझे बाहर निकालना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर आकर्षण कम हुआ तो फिर जाहिर सी बात है कि कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये भी माइंड करनी थी बात आपको। खैर अब हम अपने डेफिनेशंस पे चलते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, विलगित परमाणु से गैसीय अवस्था में बाहरी कक्षा में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को निकाल, बाहरी कक्षा में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसी ऊर्जा को उसकी आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं। क्लियर बात बेटा? चलिए देखते हैं डेफिनेशन, ध्यान से देखना बेटा। अच्छा, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के विलगित परमाणु के, गैसीय अवस्था में कोई तत्व है उसका विलगित परमाणु है, विलगित परमाणु के बाहरी कक्ष यानी कि आउटर ऑर्बिट, बाहरी कक्ष में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, जितने भी आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है उसी को आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं बेटा डेल्टा IH से। डेल्टा, ध्यान सुनो, डेल्टा किससे बेटा, डेल्टा IH से या फिर IE से, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसे डेल्टा IH या IE से प्रदर्शित करते हैं। अब समझने वाली बात यह है बेटा, क्योंकि यहां हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमेशा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो चूंकि हमेशा ऊर्जा देनी पड़ रही है इसलिए यहां पर डेल्टा H का मान या डेल्टा IH का मान या IE का मान हमेशा धनात्मक होगा। तो देख सकते हो परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो अतः आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होगा। आयनन एंथैल्पी की इकाई किलोजूल प्रति मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। या तो मैं आयनन एंथैल्पी को किलोजूल प्रति मोल में मापूंगा या फिर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करूंगा। राइट, बात समझ में आ गई होगी आपको?
हमेशा यहाँ पर बेटा एनर्जी देनी पड़ती है, और अगर एनर्जी देंगे तो डेल्टा एच का मान क्या आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। तो जहां पर एनर्जी देनी पड़ती है उसका डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होता है, जहां से एनर्जी निकलती है उत्सर्जित होती है उसका डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है। आपने सुना भी होगा उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। उष्माशोषी जिसमें उष्मा देनी पड़ती हो उनके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, उष्माक्षेपी जहां एनर्जी निकलती हो उत्सर्जित होती हो उनके लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। बात पता होगी आपको। अच्छा यहां पर देखिए मेरे पास एक्स कोई एटम है गैसीय अवस्था में, मुझे यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, और जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो यहां एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी IE1, या तो मैं इसे IE1 से डिनोट करूं या डेल्टा IH1 से डिनोट करूं, वो आपकी इच्छा है। अब एनर्जी मैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन निकालने से इस पर आएगा पॉजिटिव, गैस में कन्वर्ट हुआ और साथ में एक इलेक्ट्रॉन दिया। अगर मैं यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकालूं, इस पॉजिटिव से अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालूं तो इसे मैं कहूंगा IE2। अब इस पर एक और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस पर आएगा डाई पॉजिटिव चार्ज। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल और अगर मैं यहां से बेटा एक और इलेक्ट्रॉन निकालूं, ध्यान से देखो, एक और इलेक्ट्रॉन निकालूं तो फिर मुझे यहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी IE3। अब इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, ट्राई पॉजिटिव चार्ज, गैसीय अवस्था में ये, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा समझने वाली बात यह है, ध्यान से देख बेटा, यहां पर समझने वाली बात यह है कि मेरे पास मान लीजिए X कोई परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, सपोज दैट 12 है, राइट। मतलब बेटा इसके अंदर प्रोटॉन 12 है और इलेक्ट्रॉन भी 12 है। जब ये कन्वर्ट हुआ पॉजिटिव में, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन तो 12 रहे बट इलेक्ट्रॉन 11 हो गए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब मैं बात कर रहा हूं एक्स डाई पॉजिटिव की, मतलब यहां प्रोटॉन तो 12 रहे, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन 10 रह गए। अब मैं बात कर रहा हूं एक्स ट्राई पॉजिटिव की, मतलब प्रोटॉन तो 12 है, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए बेटा, 9 रह गए। तो आपने देखा बेटा, हमने पढ़ा था कि Z इफेक्टिव जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Z अपॉन ई के, और Z को मैं आप P अगर कहूं तो P से अगर बात समझ में आ रही होगी आपको, तो Z इफेक्टिव प्रभावी नाभिक आवेश जो है वो P अपॉन ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। P क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी Z इफेक्टिव बढ़ेगा, प्रोटॉनों की संख्या घटेगी Z इफेक्टिव घटेगा, राइट। ऐसे बेटा इलेक्ट्रॉनों की बात अगर हम करें तो इलेक्ट्रॉन पर Z इफेक्टिव कैसे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो Z इफेक्टिव घटेगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी तो फिर Z इफेक्टिव बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यहां आपने देखा कि भाई प्रोटॉनों की संख्या तो सभी के अंदर समान है, इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घटते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या बढ़ता जा रहा होगा, Z इफेक्टिव बढ़ता जा रहा होगा, और अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं बता रहा था अभी आपको कि अगर बेटा इस इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ गया तो फिर इस इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का मुश्किल हो जाएगा निकालना तो फिर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी एनर्जी को उसका क्या बोलते हैं, आयनन विभव। अब सुनो बेटा, X और X प्लस के कंपैरिजन में Z इफेक्टिव ज्यादा कहां है, X पॉजिटिव में ज्यादा है ना, समझ रहे हो बात को, यहां देखो, यहां भाई मैं कह रहा हूं Z इफेक्टिव बढ़ेगा जब इलेक्ट्रॉन घटेंगे, Z इफेक्टिव घटेगा जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। अब ध्यान सुनना बेटा, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम है। X और X पॉजिटिव में बताओ मुझे, X और X पॉजिटिव बताओ कि Z इफेक्टिव ज्यादा का है, तो आपको देखना बेटा X में तो इलेक्ट्रॉन 12 है जबकि X पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन 11 है, यहां इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, इसका मतलब यहां Z इफेक्टिव ज्यादा होगा,
यहाँ Z इफेक्टिव कम होगा। अगर Z इफेक्टिव कम है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, और अगर यहाँ Z इफेक्टिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है दूसरे इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना मुश्किल है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब IE1 का मान कम होगा IE2 से, IE1 का मान कम होगा IE2 से। इसे बोलेंगे प्रथम आयनन एंथैल्पी, इसे कहेंगे द्वितीय आयनन एंथैल्पी, और इसे कहेंगे तृतीय आयनन एंथैल्पी। तो प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा किससे? द्वितीय आयनन एंथैल्पी से। अब यहाँ आते हैं बेटा, यहाँ आते हैं X पॉजिटिव और X डाई पॉजिटिव में मुझे बताना है कि Z इफेक्टिव ज्यादा कहाँ है। आप देखो X पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन 11 है, X डाई पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन संख्या घट रही है तो Z इफेक्टिव बढ़ रहा होगा। तो Z इफेक्टिव ज्यादा कहाँ होगा बताओ? X डाई पॉजिटिव में। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान है, इसके कंपैरिजन में यहां से इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या होगा? मुश्किल होगा। और अगर मुश्किल है तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब IE3 का मान क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। तो मैं बोल सकता हूं, इसे नोट कर लेना, इसके नीचे ही मैंने यहां लिख दिया, तो इसी के नीचे नोट कर लेना। मैं कह सकता हूं जो प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान है वो कम होगा द्वितीय आयनन एंथैल्पी से, और द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा तृतीय आयनन एंथैल्पी से। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो बचे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे वहां से इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल हो जाएगा। और अगर अगर इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल होगा तो इसका मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आयन विभव भी बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आएंगे तो नाभिक का आकर्षण बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा। और अगर मैं निकालना चाह रहा हूं तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिस कारण उनका आयन विभव का मान बढ़ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे चलते हैं बेटा। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि विलगित परमाणु से पहले, दूसरे तथा तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इनको कर्मिक एंथैल्पी भी कहा जाता है। मतलब ये है बेटा कि हमारे पास IE1 को हम कहेंगे प्रथम आयनन एंथैल्पी, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी वो एनर्जी कहलाएगी प्रथम आयनन एंथैल्पी। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी उसे हम कहेंगे बेटा द्वितीय आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी। याद रखना इस एंथैल्पी को हम आयनन विभव भी कहते हैं, इस एंथैल्पी को हम आयनन विभव भी कहते हैं, ये बात याद रखना। तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे कहेंगे तृतीय आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। तो ये चीजें आपके सामने है कि भाई अगर पहली का मतलब X से पहले इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। फिर फर्स्ट आयनाइजेशन के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी वो हमारे पास क्या होगी बेटा? द्वितीय आयनन एंथैल्पी होगी। फिर दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी वो हमारी क्या होगी बेटा? वो हमारी क्या होगी? तृतीय आयनन एंथैल्पी होगी, तृतीय आयनन एंथैल्पी होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इनको हम कर्मिक एंथैल्पी बोलते हैं क्योंकि एक ऑर्डर के साथ चीजें चेंज हो रही है। आपको ये बात मैं बता चुका हूं कि प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा द्वितीय आयनन एंथैल्पी से, और द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा तृतीय आयनन एंथैल्पी से। कारण क्या है बेटा? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद शेष बचे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है। नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, जिस कारण हम बोल सकते हैं कि इनका आयनन विभव का मान ज्यादा होगा द्वितीय आयनन का, और द्वितीय से ज्यादा होगा तृतीय का। क्लियर है बात? आगे चलते हैं बेटा। आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम बात करें आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है, आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है, जिनमें पहला है हमारे पास परमाणु आकार, एटॉमिक साइज।
बेटा आपको बताया था कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है, देखो अगर आप एक एक लेक्चर देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप तो फिर चीजें परफेक्ट समझ में आएंगी, फिर आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला अगर आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग चीजें देख रहे हैं। और अगर आप मान लीजिए ये लेक्चर देख रहे हो उससे पहले लेक्चर नहीं देखे तो फिर तो चीजें डगमगाएंगी, क्योंकि रीजन ये होता है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं जो पहले लेक्चरों में समझा चुके होते हैं, तो इसलिए वो चीजें तभी समझ में अच्छे से आएगी जब आप स्टेप बाय स्टेप लेक्चर को देखोगे प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग। हाँ, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो हमारा Z इफेक्टिव है वो हमारे पास व्युत कर्मानुपाती होता है परमाणु आकार के, परमाणु आकार के। मतलब जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है Z इफेक्टिव का मान घटता है, और Z इफेक्टिव घटेगा तो आयनन विभव बढ़ेगा। अगर Z इफेक्टिव घटेगा, सॉरी Z इफेक्टिव अगर घटेगा तो आयनन विभव का मान घटेगा, क्योंकि अगर बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम लग रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान है, और अगर इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान है तो आयनन विभव कम होगा, मतलब आयनन एंथैल्पी कम होगी। और अगर बेटा परमाणु आकार छोटा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा, और अगर नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल, मतलब अधिक आयनन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ता है Z इफेक्टिव बढ़ता है, आयनन विभव का मान घट जाता है, सॉरी आयनन विभव का मान बढ़ जाता है। अगर मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज ना हो, मैं भी हो रहा हूं तो आप भी ना हो और मैं भी ना हो, मैं बता रहा हूं ध्यान से देखो बेटा, मैं ही बता देता हूं। Z इफेक्टिव बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कब? जब परमाणु आकार घटेगा, परमाणु आकार घटेगा। और अगर परमाणु आकार घटेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो फिर आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा, आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा। सेम आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा कब? जब Z इफेक्टिव घटेगा, Z इफेक्टिव घटेगा। और Z इफेक्टिव कब घटेगा? जब परमाणु आकार बढ़ेगा, जब परमाणु आकार बढ़ेगा, जब परमाणु आकार बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिथियम है, मेरे पास लिथियम है, परमाणु क्रमांक 3 है। अब इसकी पहली कक्षा में एक, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1। दूसरा मेरे पास सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11, इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1, तीसरी कक्षा में 1। तो अब जैसे जैसे आप देखोगे ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, सोडियम में जाओगे ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। तो ये लिथियम की बात है और ये सोडियम की बात है। तो आप देख सकते हो सोडियम का आकार बड़ा होगा, लिथियम का आकार छोटा होगा। तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा, जैसे मैं लिथियम से और सोडियम की बात करूं तो लिथियम और सोडियम में बड़ा आकार किसका है? सोडियम का। तो जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा तो फिर Z इफेक्टिव घटेगा, यहाँ Z इफेक्टिव कम होगा, और अगर Z इफेक्टिव कम होगा तो इसका आयनन विभव भी कम होगा, इसका आयनन विभव भी क्या होगा? कम होगा। तो लिथियम और सोडियम में किसका आयनन विभव कम है? सोडियम का आयनन विभव कम है, क्योंकि परमाणु आकार ज्यादा है। तो परमाणु आकार जैसे बढ़ेगा फिर आयनन विभव का मान बेटा क्या होगा? घटेगा। क्लियर है बात? चलिए अब देख लेते हैं। परमाणु आकार बढ़ने के साथ ही बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी अधिक होती जाती है। देखो परमाणु आकार जैसे बढ़ेगा तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, नाभिक से दूरी नाभिक से दूरी भी अधिक होती है। अतः नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रभावी आवेश कम हो जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रभावी आवेश क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फलस्वरूप आयनन विभव का मान भी घट जाता है, जिस कारण आयनन विभव का मान घट जाएगा, क्योंकि दूर है तो इलेक्ट्रॉन का निकालना बहुत आसान है, पास होता है तो इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार परमाणु का आकार कम होने पर आयनन विभव का मान बढ़ जाता है। इसी प्रकार अगर परमाणु का आकार कम होगा तो फिर आयनन विभव का मान बढ़ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि परमाणु आकार भी आयनन विभव को अफेक्टेड करेगा। परमाणु का आकार जैसे जैसे छोटा होता जाएगा वैसे वैसे नाभिक का आकर्षण बढ़ता जाएगा, तो आयनन विभव का मान भी बढ़ेगा। परमाणु का आकार जैसे बड़ा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जा रहा है तो इस पर नाभिक का आकर्षण घटेगा, नाभिक का आकर्षण घटेगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाएगा, मतलब आयनन विभव कम होगा।
बात समझ में आ गई होगी आपको। प्रभावी नाभिकीय आवेश, जो कि अभी हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है आयनन विभव का मान बढ़ता है, और जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है आयनन विभव का मान घटता है। मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए यहां पर Z इफेक्टिव अगर ज्यादा है, Z इफेक्टिव ज्यादा है, तो नाभिक का बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण ज्यादा होगा, जिस कारण इस इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल, और इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल तो इसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वही एनर्जी आयनन विभव है, मतलब इसका आयनन विभव ज्यादा होगा। और अगर बेटा यहाँ Z इफेक्टिव कम हुआ, अगर यहाँ Z इफेक्टिव क्या हुआ बेटा, कम हुआ, तो Z इफेक्टिव कम होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव भी कम होगा Z इफेक्टिव का, और अगर प्रभाव कम होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा, आसान होगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, और अगर एनर्जी कम चाहिए मतलब इसका आयनन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो देख सकते हो बेटा, देख सकते हो क्या, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने पर परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिक का आकर्षण बल भी बढ़ जाता है, अतः आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। इसी प्रकार प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश है, नाभिकीय सॉरी, या मैं ऐसे लिखूं, जो हमारे पास आयनन एंथैल्पी का मान है, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी जिसे मैं आई कह रहा हूं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रभावी नाभिकीय आवेश के। नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, मैं बोल सकता हूं भाई, उसकी आयनन एंथैल्पी का मान उतना ज्यादा होगा। नाभिकीय आवेश जितना कम होगा उसके आयनन एंथैल्पी का मान उतना कम होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। आगे चलते हैं। तरह परिरक्षण प्रभाव हमने बात करी थी जब हमने आवर्तीता पढ़ाने से शुरू में ही हमने बताया था कि दो इफेक्ट बहुत काम के, एक परिरक्षण प्रभाव और दूसरा प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो मैंने आपको कहा था परिरक्षण प्रभाव के बारे में कि जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ता जाता है। यानी कि ध्यान से सुना बेटा, परिरक्षण प्रभाव क्या है उसी को समझाता हूं कि परिरक्षण प्रभाव का मान जो है वो डिपेंड करता है किस पर, कोशों की संख्या पर, कोशों की संख्या पर। ये बात आपको पता हो। परिरक्षण प्रभाव क्या है बेटा, ये जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है जिस पर नाभिक का आकर्षण बल लगता है, जिस पर नाभिक का आकर्षण बल लगता है, जिसे मैं बोलता हूं Z इफेक्टिव। अब इससे पहले वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाते हैं प्रतिकर्षण। क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण। बस इन्हीं का ये जो प्रतिकर्षण बल है इसी को बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। अब ये कोश जितनी ज्यादा होगी, मान लीजिए 3 कोश है तो 2 कोश के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगा रहे हैं, 4 है तो 3 के लगा रहे होंगे, 5 है तो 4 के लगा रहे हो। तो जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बेटा क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल बढ़ता जा रहा है। और जब प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा, दूर की ओर भागेगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन दूर की ओर भागता जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन दूर की ओर जा रहा है तो प्रतिकर्षण से जा रहा है, ऊपर से आपने एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को निकलना अगर आसान हो रहा है इसका मतलब उसकी आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। कहने का मतलब यह है बेटा, कहने का मतलब यह कि परिरक्षण प्रभाव किस पर डिपेंड करता है, कोशों की संख्या पर। जितनी ज्यादा कोश होंगे परिरक्षण प्रभाव का मान उतना ज्यादा होगा। परिरक्षण प्रभाव क्या है, इस इलेक्ट्रॉन पर इससे पहली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, उनका प्रतिकर्षण बल ही क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव कहलाता है। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर बाहरी कक्षा से पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, यही प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है।
परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। कोशों की संख्या जितनी ज्यादा होगी परिरक्षण प्रभाव का मान उतना ज्यादा होगा, और परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा, ध्यान सुनना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा, जिससे इस पर नाभिक का आकर्षण घट जाएगा। दूर जा रहा है ना, प्रतिकर्षण लग रहा है तो दूर जा रहा है, तो नाभिक का आकर्षण घट जाएगा। इसका मतलब तो जो Z इफेक्टिव होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? परिरक्षण प्रभाव के, परिरक्षण प्रभाव के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर Z इफेक्टिव ज्यादा तो परिरक्षण प्रभाव कम, अगर परिरक्षण प्रभाव ज्यादा तो Z इफेक्टिव कम। परिरक्षण प्रभाव ज्यादा कब होगा? जब कोशों की संख्या बढ़ेगी, और कोशों की संख्या बढ़ेगी तो Z इफेक्टिव घटेगा, मतलब आकार बढ़ जाएगा। Z इफेक्टिव घट जाएगा ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो साइज बढ़ रहा है, मतलब आयनन विभव का मान घट रहा है, इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा। तो यहां पर हम अगर रिलेट करें परिरक्षण प्रभाव से तो कैसे रिलेट कर सकते हैं? ध्यान सुनना, आयनन विभव का मान ज्यादा होगा कब? जब Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, और Z इफेक्टिव कब ज्यादा होगा? जब परिरक्षण प्रभाव का मान कम होगा। परिरक्षण प्रभाव का मान क्या होगा बेटा? कम होगा। तो परिरक्षण प्रभाव कम, Z इफेक्टिव ज्यादा, Z इफेक्टिव ज्यादा, आयनन विभव का मान ज्यादा। आयनन विभव का मान कम होगा, आयनन विभव का मान कम होगा बेटा जब Z इफेक्टिव कम होगा, और Z इफेक्टिव कब कम होगा? जब परिरक्षण प्रभाव का मान ज्यादा होगा। परिरक्षण प्रभाव का मान, परिरक्षण प्रभाव का मान ज्यादा होगा। क्लियर है बात? तो मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे बेटा आयनन विभव का मान घटता जाता है। देखो परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ता जाएगा तो आयनन विभव का मान या आयनन एंथैल्पी का मान घटता जाएगा। क्लियर है? देख सकते हो परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला नाभिक के आकर्षण बल कम हो जाता है। परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर बाहरी कक्षाओं पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिक के आकर्षण बल घट जाता है, जिसके फलस्वरूप आयनन एंथैल्पी का मान घट जाता है, कम हो जाता है। तो इसको हम इस तरीके से भी बेटा नोट कर सकते हैं। ये तो नोट कर ही लेना अगर आपको अच्छा लगे, लेकिन ये नोट जरूर करना कि जो आयनन एंथैल्पी है वो हमारे पास कैसे व्युत्क्रमानुपाती है परिरक्षण प्रभाव के। परिरक्षण प्रभाव को आवर्णी प्रभाव भी कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा आयनन एंथैल्पी का मान उतना ही कम होगा। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनों की भेदन क्षमता। इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, तो इस पॉइंट पर फोकस करना। इलेक्ट्रॉनों की भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, मैं यहां समझा देता हूं। एक ही कक्षा है, एक ही कक्षा है, जैसे मान लीजिए एक ही कक्षा के अंदर मान लीजिए फोर कक्षा है, चौथी कक्षा है। अब चौथी कक्षा के अंदर 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा और 4f भी होगा, 4f भी होगा। तो बेटा ध्यान से समझने वाली बात है, मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास एक ही कक्षा है, उस एक कक्षा के अंदर उपकोष अलग अलग होंगे, s उपकोष भी होगा, p उपकोष भी होगा, d भी होगा, f भी होगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन s उपकोष से निकालूंगा तो चूंकि s उपकोष हम सब जानते हैं न्यूक्लियस के क्लोज होता है sp_d_f। सबसे क्लोज कौन होता है? न्यूक्लियस के s। अब अगर न्यूक्लियस के क्लोज है तो फिर इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा तो फिर s में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा तो मतलब आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा। कहीं ना कहीं बात समझ में आई होगी अब आपको। मैं क्या कह रहा हूं, एक ही अगर बेटा कक्षा है और उस कक्षा के अंदर अलग अलग उपकोष है, तो उसमें से अगर मैं s उपकोष में से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उसे निकालना मुश्किल होगा, उसे निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वही इलेक्ट्रॉन अगर p में से निकालू मैं तो थोड़ी सी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा आसान होगा s के कंपैरिजन में, क्योंकि p जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है तो नाभिक का आकर्षण घट गया होगा। d में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालू तो नाभिक का आकर्षण और घट गया होगा, और घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाएगा, और अगर f में से निकालू तो फिर नाभिक का आकर्षण और घट गया होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना और आसान हो गया होगा।
कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही कक्षा है और उसके अंदर विभिन्न उपकोष हैं, तो विभिन्न उपकोषों में अगर मैं बात कहूं तो एस उपकोष की आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा पी उपकोष से, पी के लिए ज्यादा होगा डी उपकोष से, और डी का ज्यादा होगा एफ उपकोष से, राइट। तो अब आप देख सकते हो एक ही कोष के विभिन्न उपकोषों से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का क्रम निम्न प्रकार होगा। एस उपकोष की एनर्जी ज्यादा होगी निकालने के लिए, आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा। पी उपकोष से पी का ज्यादा होगा, डी उपकोष से डी का ज्यादा होगा, एफ उपकोष से। रीजन मैं बता चुका हूं, क्योंकि भाई एस उपकोष नाभिक के क्लोज है, न्यूक्लियस के पास है, तो एस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा, और अगर आकर्षण ज्यादा होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल हो जाएगा। वहां से इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या हो जाएगा बेटा, मुश्किल हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, पी डी एफ के कंपैरिजन में। चलिए देखते हैं। एस उपकोष नाभिक के सबसे निकट होता है, इसलिए एस उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर ज्यादा आकर्षण बल से आकर्षित होंगे। जो एस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की ओर ज्यादा आकर्षण बल से आकर्षित होंगे, जिससे इन उपकोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अर्थात एस उपकोष के लिए आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा। वहीं अगर हम बात करें पी डी तथा एफ उपकोष, तो नाभिक से दूर होने के कारण इन उपकोषों के इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा कम बल से आकर्षित होते हैं, कम बल से आकर्षित होते हैं। ध्यान देखना बेटा, कम बल से आकर्षित होते हैं, राइट। इसलिए इन उपकोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को परमाणु से बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, एस उपकोष से निकल रहा है, तो वहां से निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिएगी, और अगर पी से निकल रहा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए। मैं एग्जांपल लेता हूं, समझ में आएगी बात आपको। मेरे पास, आप ही बताना बेटा, बेरिलियम है और बोरोन है। अगर मैं बात करूं, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो 2 और 2 बनेगा, इसका बनाऊं तो 2 और 3 बनेगा। मतलब इसमें भी 2 ही कोष है, 2 ही कक्षा है, इसमें भी 2 ही कक्षा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना जरा बेटा, बनाना भाई। क्या बनेगा, 1s2 2s2 1s2 2s2। इसका बनाना 1s2 2s2 2p1 2p1। देखो बेटा, ये बात दिमाग में डाल लो कि ये एक ही कक्षा है, उपकोष अलग अलग है। एक ही कक्षा में एस बी है, पी बी, यानी कि 2s भी है 2p भी है तो दूसरी कक्षा, ये दूसरी कक्षा है जिसमें केवल 2s है। अब मुझे यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है भाई साहब, बेरिलियम से B+ बनाना है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो कहां से निकलेगा, बाहरी कक्षा से। बाहरी कक्षा कौन सी है, 2s। तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और जैसे 2s में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा मुझे क्या मिलेगा, 1s2 2s1। और मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इतनी एनर्जी दे रहा हूं मैं यहां पे बेरिलियम लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। यहां से बताओ मुझे यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, B+ में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बाहरी कक्षा कौन सी है, 2p। तो 2p से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जब 2p से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां से एनर्जी निकालने के लिए मेरे पास जो आयनन एंथैल्पी होगी वो बोरोन की होगी। अब क्या मिलेगा, 1s2 2s2। बताओ, यहां से इलेक्ट्रॉन 2s से निकल रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन 2p से निकल रहा है 2s, एक ही कक्षा है, लेकिन इसमें से s में से और इसमें से p में से। तो अब मुझे बताइए कहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होगा, ऑब्वियसली s में से, क्योंकि s नाभिक के क्लोज होगा तो नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल। जबकि p में क्या होगा, p में क्या होगा, p उपकोष में इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का निकलना यहां पर आसान होगा। तो अगर मैं कहूं दोनों में से आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, तो बेरिलियम की ज्यादा होगी, किससे बेटा, बोरोन से। बेरिलियम की ज्यादा हो जाएगी, किससे, बोरोन से। कुछ बात समझ में आई, बेरिलियम की ज्यादा हो जाएगी बोरोन से। यही केस अगर एक और मैं बताऊं, ध्यान से देखो,
एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के बारे में। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 283, मैग्नीशियम का 12 282 282। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना जरा भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, इसका बनाना एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2। इसको रफ कर देते हैं, 3s2 3p1, यहां आप बना लेते हैं मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2, राइट 12, तो 2 8 2। मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है एल्यूमिनियम से, तो कहां से निकलेगा 3p से, 3p से निकलेगा भाई इलेक्ट्रॉन Al2 पॉजिटिव, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम की। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, कहां से निकलेगा 3s से, 3s से भाई, कहां से 3s से, ये भी 3p से निकल रहा है, ये भी 3s से निकल रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए कहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है, 3s से या 3p से? वेरी गुड, 3s से। रीजन क्या है बेटा? रीजन है 3s में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर नाभिक आकर्षण ज्यादा होगा, जबकि 3p में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नाभिक आकर्षण कम होगा, जिस कारण 3s से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है 3p के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास जो एल्यूमिनियम होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, किससे? मैग्नीशियम से। ये बात दिमाग में डाल, राइट। ये था पेनिट्रेशन पावर के बारे में। तो इस पे एक क्वेश्चन दिया गया है, वो देखते हैं अब हम। क्वेश्चन है बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बेरिलियम बी की जो प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान बोरॉन बी की प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है, क्यों? मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया, बेरिलियम का भी बोरॉन का भी। अब बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन 2s से निकल रहा है, जबकि बोरॉन में 2p से निकल रहा है। तो देख सकते हो बेरिलियम में s कोश से इलेक्ट्रॉन को हटाना है, बेरिलियम में s कोश से इलेक्ट्रॉन को हटाना है, जबकि बोरॉन में इलेक्ट्रॉन p कोश से हटाना है। p कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होते हैं, राइट। इसलिए p कोश से इलेक्ट्रॉन हटाना आसान है। यही कारण है कि बेरिलियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी बोरॉन की प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होती है। बहुत आसान है, देखो आंसर दे दिया आपने, क्लियर है। आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट है बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। अभी जो मैं पॉइंट पढ़ रहा हूं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी समझ सकते हैं, यानी कि भेदन क्षमता वाला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी लगेगा। हम कहते हैं कि बेटा ध्यान सुनना, अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान से सुनना, अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉन त्यागने से पहले अधिक स्थायी है और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद कम स्थायी हो जाता है, तो हम कहेंगे उसकी आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा। पहले स्थायी था, त्यागने के बाद अस्थायी हो गया, तो फिर उसकी आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा। इसी प्रकार अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉन त्यागने से पहले तो कम स्थायी और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद अधिक स्थायी हो जाता है, तो फिर हम कहेंगे उसकी आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा, उसके आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। फॉर एग्जांपल ध्यान सुनो, मेरे पास नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊंगा 1s2 2s2 2p3। अब मैं जानता हूं स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, पहले स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लें। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो ही कंडीशन में स्थायी होते हैं, एक तो पूर्ण भरित और एक बेटा अर्धपूर्ण भरित, यानी कि या तो फुलफिल्ड या फिर हाफ फिल्ड, या तो फुलफिल्ड भरा हो या फिर हाफ फिल्ड भरा हो, या तो पूरा भरा हो या फिर आधा भरा हो, तो ही वो स्थायी होगा। बाकी वो क्या कहलाएगा? अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। जैसे हम जानते हैं S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो S2 में स्टेबल होगा, S1 में स्टेबल होगा। जैसे बेटा P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
तो P6 में स्थायी होगा, P3 में स्थायी होगा। भाई 6 का आधा 3 ही तो होता है, या तो पूरा भरा हो या फिर आधा भरा हो। जैसे D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो या तो D10 में स्थायी होगा या फिर D5 में स्थायी होगा, तो पूरा भरा हो या फिर आधा भरा हो। जैसे F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो या तो F14 हो या फिर F7 हो, तो ही हम कहेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्थायी है। तो ही हम कहेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, स्थायी है। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो ही कंडीशन में स्थायी होता है, या तो फुल फिल्ड हो या फिर हाफ फिल्ड हो, और इन दोनों में भी ज्यादा स्थायी कौन सा होगा, पूर्ण ज्यादा स्टेबल होगा अर्ध से, अर्धपूर्ण से। पूर्ण ज्यादा स्थायी होगा अर्धपूर्ण से, पूर्ण ज्यादा स्थायी होगा अर्धपूर्ण से। तो चेक करो, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब बनाता हूं 1s2 2s2 2p3, तो आप देखो 2p3 अर्धपूर्ण है, और अगर ये अर्धपूर्ण है तो मैं बोल सकता हूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्थायी है। दूसरी ओर ऑक्सीजन का बनाओ 1s2 2s2 2p4, बताओ भाई, ना ये आधा भरा हुआ ना ये पूरा भरा हुआ, ना तो ये आधा भरा हुआ ना ये पूरा भरा हुआ, तो मैं इसे क्या कहूंगा, अस्थायी कहूंगा। ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब मुझे यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, अब मुझे यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी नाइट्रोजन को, और जब मैं प्रथम आयनाइजेशन एनर्जी देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1s2 2s2 2p2। कैसा हो गया, ये अस्थायी हो गया, अस्थायी हो गया। तो मैं कह रहा था अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉन त्यागने से पहले तो स्थायी है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद कैसा हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, तो मैं कहूंगा फिर उसकी आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा, आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा। मतलब मुझे स्टेबल से अनस्टेबल बनाना है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि एक चीज स्थायी है और उसको अस्थायी बनाना है, तो स्टेबल चीज कभी भी अनस्टेबल होना नहीं चाहती, मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी, तो इसलिए मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उसकी आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा। वहीं पर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, वहीं पर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, और इलेक्ट्रॉन निकालते ही मुझे क्या मिलेगा, 1s2 2s2 2p3। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया ना, तो 2p4 से 2p3 हो जाएगा, और 2p3 होते ही ये कैसा हो जाएगा बेटा, स्थायी हो जाएगा। कैसा, स्थायी। आप देख सकते हो, इसका मतलब अस्थायी चीज तो स्थायी बनना चाहेगी, अनस्टेबल तो हमेशा स्टेबल बनना चाहता है, और अगर वो स्टेबल बनना चाहता है तो बड़ी आराम से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन आराम से त्याग देगा, मतलब इसकी आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, कम होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि नाइट्रोजन की जो आयनन एंथैल्पी का मान होता है, प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान, वो ज्यादा होता है किससे बेटा, ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी से। नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी से, ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी से। इसी प्रकार जो हम पेनिट्रेशन पावर का फॉर्मूला भी पढ़ रहे थे, बेरिलियम और मैग्नीशियम में भी देख सकते हो, बेरिलियम और मैग्नीशियम में भी देख सकते हो इसी चीज को। कैसे, देखो 1s2 2s2, यहां मेरे पास बेरिलियम बोरोन देखोगे 1s2 2s2 2p1। मुझे बताओ ये फुल फील्ड भरा हुआ है या नहीं है, भाई 2s2, इसमें दो ही तो इलेक्ट्रॉन आ सकता है अधिकतम, तो पूरा भरा हुआ है, मतलब ये क्या है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है ये, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये बताओ मेरा कैसा है, भाई 2p1 कैसा है, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्योंकि या तो पूरा भरा हो या फिर आधा भरा हो, दो ही केस में स्थायी है। यहाँ ये पूरा भरा हुआ है, स्टेबल है, यहाँ ये ना हाफ है ना फुल है, मतलब अस्थायी है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालो, जैसे निकालोगे तो B प्लस, भाई 1s2 2s1, बताओ पहले ज्यादा स्थायी था या नहीं था, और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद कैसा हो गया, अस्थायी हो गया। पहले ज्यादा स्टेबल था अब कम स्थायी है, मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल था पहले 2s2 था, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद अस्थायी हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं चाह रहा होगा, मतलब इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। वहीं अगर बोरॉन की बात की जाए तो 1s2 2s2 आराम से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 2p1 खत्म, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने, और एक इलेक्ट्रॉन त्याग तो ये क्या हो गया बेटा हमारा,
स्थायी हो गया। और अगर ये अस्थायी से स्थायी बन रहा है मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, और अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा मतलब इसकी आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, कम होगा। तो मैं वही बोल सकता हूं कि बेरिलियम की जो आयनन एंथैल्पी का मान है वो किससे कम होता है, सॉरी बेरिलियम की जो आयनन एंथैल्पी का मान है वो किससे ज्यादा होता है, बोरॉन से ज्यादा होता है। तो आई होप कि आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई हो। तो चलिए देखते हैं, पूरे या अर्ध भरे हुए इलेक्ट्रॉन कक्षक अपूर्ण कक्षकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। स्थायी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। भाई जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिससे आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। उत्कृष्ट गैसें जो होते हैं, नोबल गैसें, मैं अगर बात करूं नोबल गैसें की, तो जैसे नोबल गैसेस में हमारे पास आती है बेटा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडो, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पूर्ण होता है। जैसे मैं यहां पर बात करूं तो ये क्या होगा, 2s2 होगा। यहां पर अगर हम बात करें यहां पर हम बात करें बेटा तो 3s2, 2p6 होगा, सॉरी 2s2 2p6 होगा। 1 मिनट भाई, गलत बोल रहा हूं मैं। यहां पर हमारे पास क्या होगा, 1s2, मैं बना के देख लेता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 10 हो तो क्या, सही तो बोल रहा था भाई मैं। तो ये क्या होगा बेटा, यहां गलती कर रहा हूं मैं, यहां गलती कर रहा हूं, 1s2 होगा। ये अगर हम देखें तो बेटा 2s2 2p6 होगा। ये अगर हम देखें बेटा तो 3s2 3p6 होगा। ये अगर हम देखें बेटा 4s2 4p6 होगा, 4p6 होगा। और अगर यहां पर बात करें हम 4p6, यहां पर बात करें तो 5s2 5p6 होगा। और यहां पर अगर हम बात करें तो 6s2 6p6 होगा। मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6 होता है। ये भी कंप्लीट है, भारी कक्षक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं, कंप्लीट है। और चूंकि इनका भारी कक्षक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल होता है, जिस कारण यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो डेफिनेटली उत्कृष्ट गैसों की जो आयनन एंथैल्पी का मान होगा वो सबसे ज्यादा होगा, आयनन एंथैल्पी का मान। लेकिन कंडीशन है प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान, प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान परमाणु अवस्था में हो। यानी कि अगर मैं बात करूं Na और नियॉन की तो भाई नियॉन का ज्यादा होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं Na प्लस और नियॉन की तो फिर Na प्लस का ज्यादा होगा, फिर आयनन विभव Na प्लस का ज्यादा होगा। तो वो कंडीशन है, वो देखेंगे हम। फिलहाल आपको बात समझ में आ गई होगी कि उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण रूप से भरा होता है, जिस कारण इनके आयनन विभव आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। इनके आयनन एंथैल्पी का मान अधिकतम होगा। तो नोट कर लेना, जो आयनन जो हमारे पास अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है, इनके आयनन एंथैल्पी का मान अधिकतम होता है। कारण क्या है, क्योंकि इनकी भारी कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। कैसा होता है, ns2 np6 होता है। क्लियर है बात बेटा, आगे चलते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी बताया आपको, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। क्वेश्चन क्या कहता है कि नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होती है, क्यों? यानी कि जो नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होती है, इसका कारण बताना है। तो आंसर मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया 1s2 2s2 2p3 जो कि अधिक स्थायी है, जबकि ऑक्सीजन का बनाया 1s2 2s2 2p4 कम स्थायी है। अब अगर अधिक स्थायी है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, ये कम स्थायी है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो मैं बोल सकता हूं नाइट्रोजन का आयनन विभव ज्यादा होगा ऑक्सीजन। चेक करो, नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसका 2p कोश अर्धपूर्ण होने के कारण ऑक्सीजन के 2p कोश से अधिक स्थायी है। नाइट्रोजन में अर्धपूर्ण है ना, इसके 2p जो ऑक्सीजन है इसके 2p से ज्यादा स्टेबल है, तथा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मैंने बताया अभी आपको कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
तो हम बात करें बेटा आयनन एंथैल्पी में आवर्तिता यानी कि क्रमिक परिवर्तन। और हम यहाँ जब क्रमिक परिवर्तन की बात करते हैं तो ग्रुप में देखते हैं और आवर्त में देखते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं हम बात करने वाले हैं आवर्त में। तो आप यहां पर देखना बेटा कि जब मैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलता हूं, बाएं से दाएं, तो आप जानते हो बेटा जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो फिर परमाणु आकार घटता है, परमाणु आकार घटता है। ये बात आप जानते हो। जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो फिर क्या होता है, परमाणु आकार घटता है। और पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि जो Z इफेक्टिव होता है वो कब बढ़ेगा, जब परमाणु आकार घटेगा। तो अगर परमाणु आकार घट रहा है इसका मतलब Z इफेक्टिव बढ़ रहा होगा, और अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। तो फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। क्या होगा बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। Z इफेक्टिव कब बढ़ेगा, जब परमाणु आकार घटेगा। तो जब मैं किसी आवर्त में बेटा कहां से कहां चलता हूं, कहां से कहां चलता हूं बेटा, जब मैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलता हूं तो फिर मेरा क्या होता है, कोषों की संख्या तो स्थिर रहती है, कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, पर कंटिन्यू परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। और जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है यानी कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बेटा इलेक्ट्रॉन पर पकड़ बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होगा तो फिर आयनन विभव का मान भी बढ़ेगा। तो अगर मैं बात करूं दूसरे आवर्त की, जो कि क्वेश्चन में दिया भी है नीट के अंदर भी, तो अगर मैं दूसरे आवर्त की बात करूं बेटा, आवर्त नंबर 2, तो दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब नियोन तो अक्रिय गैस है, और मैंने अभी आपको बताया अक्रिय गैस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, पूर्ण भरा होता है। जब पूर्ण भरा होगा तो इसका आयनन विभव सबसे ज्यादा होगा, लेकिन ले लेते हैं हम इसमें। अच्छा, तो जैसे जैसे मैं इधर को चल रहा हूं तो आप देखो मेरे पास लिथियम है, परमाणु क्रमांक 3 होगा, 2 1, इसका 4 होगा, 2 2, इसका 5 होगा, 2 3, इसका 6 होगा, 2 4, इसका 7 होगा, 2 5, इसका बेटा कितना होगा 8 होगा, तो 2 6, इसका 9 होगा, 2 7, और इसका बेटा 10 होगा, 2 8। तो जैसे जैसे मैं आवर्त में चल रहा हूं, जैसे जैसे आवर्त में बाएं से दाएं चल रहा हूं, तो कोषों की संख्या आप गिन सकते हो, सभी के अंदर 2 कक्षाएं बन रही है, कोषों की संख्या समान है, लेकिन कंटिन्यूअस प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ने से प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, और अगर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो फिर Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो फिर आयनन विभव का मान बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मेरे पास जो नियोन है इसका आयनन विभव सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बढ़ता जा रहा है ना। तो सबसे कम लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि भाई लिथियम का आयनन विभव कम होना चाहिए बेरिलियम से, बेरिलियम का कम होना चाहिए बोरोन से, और बोरोन का कम कार्बन, कार्बन का कम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कम फ्लोरीन, फ्लोरीन का कम नियोन। ये ऑर्डर होना चाहिए, मैं कह रहा हूं ये ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन अभी हमने देखा था कि जो बेरिलियम है इसका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जबकि इसका अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है, जबकि यहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है। तो इसलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है किससे, बोरोन से। ये बात अभी मैंने बताई आपको कि बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जो आयनन एंथैल्पी है, वो बढ़ जाती है किससे, बोरोन से। तो बोरोन की कम होगी, बेरिलियम की ज्यादा होगी। अब बात करते हैं आगे की ओर कार्बन। अब बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन। यहां हमने देखा था 2p3 स्थायी था, और यहां देखा था आपने 2p4 जो कि अस्थायी था। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि भाई ये स्थायी है और ये अस्थायी है। तो मैंने कहा था यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है, जबकि यहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है। और अगर इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है तो आयनन एंथैल्पी कम होगी, इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है तो आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो यहां पर क्या होता है कि नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी बढ़ जाती है किससे बेटा, ऑक्सीजन से।
ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की कम होगी, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, और ज्यादा नाइट्रोजन से फ्लोरीन की, और फ्लोरीन से ज्यादा होगी नियोन की। तो एक्चुअल में ये मेरा ऑर्डर निकल कर आता है, ये ऑर्डर निकल कर आता है। तो इसको मैं लिख देता हूं अच्छे से कि मेरे पास भाई लिथियम की जो आयनन एंथैल्पी होगी वो बोरोन से मैं द्वितीय आवर्त, द्वितीय आवर्त की आयनन एंथैल्पी का बढ़ता क्रम चेक करो, बढ़ता क्रम चेक करो बेटा। लिथियम की आयनन एंथैल्पी कम होगी बोरोन से, बोरोन की कम होगी बेरिलियम से, बढ़ जाती है बेरिलियम की, बेरिलियम की कम होगी कार्बन से, कार्बन की कम होगी ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की कम होगी नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन कम फ्लोरीन से, और फ्लोरीन कम नियोन से। एक्चुअल ये ऑर्डर है हमारा, ये ऑर्डर है भाई, ये है ऑर्डर एक्चुअल। समझ में आ गई होगी बात आपको, अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं वर्ग में। और जब वर्ग की बात की जाती है इन द ग्रुप्स, तो जब वर्ग की बात की जाती है, जैसे मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम की बात करूं, तो अगर मैं यहां पर बात करूं वर्ग की, तो आप देखोगे इसके अंदर 2 कक्षाएं बनती है, जबकि इसके अंदर 3 कक्षाएं बनती है बेटा, और जबकि इसके अंदर 4 कक्षाएं बनती है, और इसके अंदर 5 कक्षाएं बनती है। इस तरीके से जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ती जाती है, मैं बोलता हूं बेटा जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे बेटा इनमें क्या होगा, जेड इफेक्टिव घटेगा। क्यों घटेगा जेड इफेक्टिव? क्योंकि भाई परिरक्षण प्रभाव, बात हुई थी ना, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोशों की संख्या के, कोशों की संख्या के। और भाई जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव है वो व्युत कर्मानुपाती होता है परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव के। तो जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ेगी, कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा, परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा तो फिर जेड इफेक्टिव घटेगा, और जेड इफेक्टिव घटेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा, मतलब आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा। जेड इफेक्टिव घट रहा है तो आयनन एंथैल्पी का मान भी घटेगा। तो आप देख सकते हो बेटा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या बढ़ती है, कंटिन्यू कोशों की संख्या बढ़ रही है, जिससे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है, जिससे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों का नाभिक की तरफ आकर्षण कम होता है। नाभिक की तरफ क्या होता है, आकर्षण कम होता है, क्योंकि प्रतिकर्षण ज्यादा लग रहा है, परीक्षण प्रभाव ज्यादा लग रहा है, तो आकर्षण कम हो गया। इस कारण बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात आयनन एंथैल्पी का मान कम हो जाती है या कम हो जाता है। तो अगर मैं ग्रुप की बात करूं, ग्रुप की बात करूं बेटा, कि अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं कि किसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो मैं अगर ग्रुप फर्स्ट की बात करूं तो फिर लिथियम के आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा सोडियम से, सोडियम का कम होगा पोटेशियम से, पोटेशियम का कम होगा, लिथियम का ज्यादा होगा, घटती जा रही है ना, तो लिथियम का ज्यादा होगा किससे बेटा, सोडियम से। सोडियम के आयनन एंथैल्पी का ज्यादा मान होगा पोटेशियम से, पोटेशियम के ज्यादा होगा रुबिडियम से, रुबिडियम का ज्यादा होगा सीजियम से, तो सीजियम का ज्यादा होगा फ्रांशियम से। तो अगर मैं बेटा बात करूं आयनन एंथैल्पी के घटते क्रम की, तो फर्स्ट है ग्रुप की वर्ग फर्स्ट है, वर्ग फर्स्ट, वर्ग फर्स्ट। अगर मैं वर्ग फर्स्ट की बात करूं तो वर्ग फर्स्ट में लिथियम की आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा है, जबकि फ्रांशियम या सीजियम की आयनन एंथैल्पी का मान कम है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं किसी ग्रुप में तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ेगी तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा, परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घट जाएगा, और जेड इफेक्टिव घटने से आप जानते हो आयनन विभव का मान घट जाएगा। हम वो थ्योरी भूल गए आवर्त वाली, उसे भी हम देख लेते हैं बेटा। देखिए आवर्त वाली थ्योरी को, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है,
आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, परमाणु क्रमांक जैसे बढ़ेगा, प्रभावी नाभिक आवेश में वृद्धि होती है तथा बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ते हैं, परंतु कोशों की संख्या समान रहती है। कोशों की संख्या सेम थी, अभी आपने देखा था, कोशों की संख्या समान रहती है, जिससे जिससे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक बल से आकर्षित होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को परमाणु से बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जिस कारण मैं बोल सकता हूं कि आयनन एंथैल्पी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई। तो ग्रुप का भी पता चल गया आपको कि ऊपर से नीचे की ओर चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, जबकि आवर्तन बाएं से दाएं चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर होगी होगी। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, नीट में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट जो नीट 2024 का क्वेश्चन है, क्या कहता है ध्यान सुनो। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इनको हमें आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन से एलिमेंट्स है मेरे पास, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। और हमने अभी सीखा भी है कि लिथियम का आयनन विभव कम होगा बोरोन से, बोरोन का कम होगा बेरिलियम से, बेरिलियम का कार्बन से और कार्बन का नाइट्रोजन से। तो चेक करो ये ऑर्डर कहां पर है, कहां पर है भाई, लिथियम बेरिलियम बोरोन, नहीं हो नहीं सकता भाई, भाई बोरोन ज्यादा थोड़े होगा बेरिलियम से, अभी बताया था। लिथियम बेरिलियम सॉरी बोरोन, बोरोन से ज्यादा होगी, बेरिलियम की बेरिलियम से ज्यादा होगी, कार्बन की कार्बन से ज्यादा होगी, नाइट्रोजन से, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर आप देखो लिथियम की ज्यादा होगी, सॉरी बेरिलियम की ज्यादा होगी लिथियम से, लेकिन बोरोन की कार्बन से ज्यादा नहीं, ऐसे ही कार्बन की बोरोन से भी ज्यादा नहीं। तो हमारा सेकंड आंसर बिल्कुल ठीक होगा बेटा। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नीट 2022 का क्वेश्चन है जो इस टॉपिक पर आया था। क्या कहता है भाई, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द गिवन 4 एलिमेंट्स। ये 4 एलिमेंट्स दिया है, इनको करेक्ट ऑर्डर बताना है, कौन सा करेक्ट ऑर्डर है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर का। 4 एलिमेंट्स है मेरे पास, कार्बन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मैं जानता हूं कार्बन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन कम होती है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन कम होती है फ्लोरीन से। ये बात मैं बता चुका हूं। तो ये ऑर्डर चेक करो, कार्बन ऑक्सीजन, फ्लोरीन ज्यादा होगा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। डी आंसर सही है बिल्कुल। फ्लोरीन ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन ज्यादा नहीं हो सकता नाइट्रोजन से क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अस्थायी है, इसका स्थायी है। तो आपको बताया फ्लोरीन कम होगा ऑक्सीजन ज्यादा होगा, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऑक्सीजन ज्यादा होगा ऐसा भी नहीं हो सकता। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 जो नीट 2019 का क्वेश्चन है, और क्या कहता है बेटा, फॉर द सेकंड पीरियड्स द्वितीय आवर्त है के एलिमेंट्स है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, मुझे ऐसे ही ऑर्डर बताना है बढ़ते क्रम का आयनाइजेशन एंथैल्पी के, और ये द्वितीय ऑर्डर है। अभी मैंने बताया था लिथियम था, बेरिलियम था, बोरोन था, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यही थे द्वितीय ऑर्डर के जो एलिमेंट्स थे। मैंने बताया था लिथियम की कम होती है बोरोन से, बोरोन की ज्यादा हो जाती है बेरिलियम, सॉरी बेरिलियम की ज्यादा हो जाती है किससे, बोरोन से। तो इसलिए बेरिलियम की ज्यादा होगी बोरोन से, और बेरिलियम की कम होगी कार्बन से, कार्बन की कम होगी बेटा ऑक्सीजन से, क्योंकि नाइट्रोजन की बढ़ जाएगी ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन की बढ़ जाएगी ऑक्सीजन से, रीजन बताया मैंने आपको। और बेटा नाइट्रोजन से ज्यादा होगी फ्लोरीन की, और फ्लोरीन से ज्यादा होगी नियोन की। ये ऑर्डर चेक करो कहाँ है, ये ऑर्डर चेक करो बेटा, ये ऑर्डर देख सकते हो आप, नियोन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरोन, ये बिल्कुल सही है। अगर आप देखो नियोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन की तो ज्यादा नहीं हो सकती ना नाइट्रोजन से, ऐसे बेटा नियोन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन की ज्यादा ऑक्सीजन से, कार्बन, बेरिलियम, बोरोन की बेरिलियम से ज्यादा नहीं हो सकती भाई, ये गलत है। ठीक है ये सही है बिल्कुल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज्यादा नहीं हो सकती भाई, फिर से वही ऑर्डर दे दिया, ऑक्सीजन की ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।